नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं टोटल न्यूज, आपके साथ मैं हूं पंकज रौतेला। हरियाणा में सत्ता पर काबिज होने का सपना देख रही कांग्रेस के लिए विधानसभा चुनाव कई सवालों को पीछे छोड़ गया है। अब उन सवालों को लेकर बाहर से जवाब मांगे जा रहे हैं, साथ ही अंदर खाने भी कांग्रेस में घमासान मचता दिख रहा है। दरअसल हार क्यों हुई, इस सवाल का जवाब खोजते खोजते कांग्रेस के बड़े दिग्गज आपस में उलझते दिखाई दे रहे हैं। एक तो हार की जिम्मेदारी कौन ले, इस पर फैसला नहीं हो पाया। दूसरी ओर संगठन ना बन पाना बड़ी चूक बताया गया। इन सब के बीच अब जो कांग्रेस में नई जंग छिड़ती दिख रही है वो प्रदेश इकाई बनाम केंद्रीय इकाई की है। इसमें प्रदेश प्रभारी को कटघरे में खड़ा किया जा रहा है। ऐसे में कैसे कांग्रेस की आगे की राह आसान होगी, आज चर्चा इसी पर। हरियाणा में कांग्रेस की हार हुई, इसका ठीकरा किसके सिर पर फोड़ा जाए, ये बाहर से तो सवाल उठ ही रहे हैं, साथ ही साथ अंदर खाने कांग्रेस में भी घमासान मचता दिख रहा है। हालांकि अब तक सिर्फ और सिर्फ टॉफी ट्रांसफर वाली बात निकलकर सामने आ रही है। इस पर हम चर्चा करेंगे। चर्चा में हमारे साथ मौजूद हैं देवेंद्र कथूरिया, एसोसिएट एडिटर पानीपत, डॉक्टर महेश कुमार, एसोसिएट एडिटर हिसार, वीरेंद्र सोनी जी, वरिष्ठ पत्रकार। आप तीनों का स्वागत है। चर्चा करें उससे पहले खबर रिपोर्ट के जरिए। विधानसभा चुनाव में हार के बाद हरियाणा कांग्रेस में कलेश और बढ़ गया है। अब तो प्रदेश अध्यक्ष ने ही प्रदेश प्रभारी पर निशाना साध दिया है। प्रदेश अध्यक्ष उदय भान ने पार्टी का संगठन ना बना पाने का दोषी प्रभारी दीपक बाबरिया को बता दिया है। साथ ही प्रदेश अध्यक्ष ने हाईकमान को भी इसके लिए जिम्मेदार ठहराया है कि हमने तो संगठन के लिए अपनी सूचियां प्रभारी को सौंप दी थी, आगे का काम प्रभारी को करना था, यानी संगठन की स्वीकृति हाईकमान को देनी थी। इसका मतलब अब क्या हुड्डा वर्सेस हाईकमान होने वाला है? नहीं, हमने अपनी तरफ से सारी सूचियां भेज दी और वो वहां पर पहुंची नहीं, और वो बीच में कहाँ अटके उसके तो जवाब दीपक बाबरिया जी दे सकते हैं कि वो सूचियां क्यों नहीं गई। हमने जब मीटिंग हुई थी राहुल जी के सामने, खड़गे जी के सामने, तब भी मैंने कहा था कि ये संगठन के बगैर बड़ी परेशानी हो रही है, दिक्कत हो रही है, आगे चुनाव आ रहा है, ये संगठन हमारा बनवाओ। तो उन्होंने दीपक बाबरिया जी से कहा, तो दीपक बाबरिया जी ने कहा था जी हमें 15 दिन का 20 दिन का टाइम दे दो। उन बातों को भी 1 साल हो गया। गौरतलब है कि विधानसभा चुनाव में हार के बाद हुड्डा कैंप पर हुए हमलों के बाद अब हुड्डा कैंप के बड़े नेता ने जवाबी हमले शुरू कर दिए हैं। टोटल न्यूज से चंडीगढ़ में हुई खास बातचीत में प्रदेश अध्यक्ष उदय भान ने खुलासा किया है कि कांग्रेस इस मामले को पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में ले जाएगी। इसके लिए पार्टी के वकीलों ने अपना काम शुरू कर दिया है। कांग्रेस पार्टी पूरा इसके बारे में तैयारी कर रही है। हमारे एडवोकेट्स लगे हुए हैं, जहां हाईकोर्ट की जरूरत होगी चंडीगढ़ में इलेक्शन पिटीशन की, वो भी होगा। और भी टेक्निकल ग्राउंड हम देख रहे हैं जो सीधा हम सुप्रीम कोर्ट में भी जा सके, तो वो सारा चीज का भी हमारे एडवोकेट इसका अध्ययन कर रहे हैं। मतलब हार के बाद कांग्रेस में अंदरूनी खींचतान और कलेश बढ़ गया है। हम बात कांग्रेस की कर रहे हैं, यहाँ कहीं चंडीगढ़ वर्सेस दिल्ली ना हो जाए। कांग्रेस और कांग्रेसियों को ये दिन भी देखने थे। हालांकि नए सह प्रभारी बनाए गए जितेंद्र बघेल पॉजिटिव दिख रहे हैं, कहते हैं संगठन जल्द बनेगा, शुरुआत ब्लॉक और जिला स्तर की कमेटियों से होगी। चलिए देखिए। हरियाणा ब्यूरो, टोटल न्यूज। तो हरियाणा में कांग्रेस की हार के बाद तमाम सवालात हार को लेकर और कांग्रेस में संगठन न होने को लेकर उठते रहे। 2-3 दिन से लगातार सवाल जवाब इसी पर हो रहा था कि आखिर संगठन क्यों नहीं बना, इसकी वजह क्या रही। अब प्रदेश अध्यक्ष उदय भान का बयान आया तो बयान बवाल लेकर आया है, क्योंकि उदय भान ने जो बात कही उसने सीधे दिल्ली पर निशाना साधा, यानी कि हाईकमान पर निशाना, जिसमें दीपक बाबरिया को कटघरे में खड़ा कर दिया गया। कहा नाम दिए गए लेकिन प्रस्ताव आगे बढ़ाया नहीं, कमेटी के बारे में सोचा नहीं, प्रदेश इकाई क्या करती। देवेंद्र, चर्चा की शुरुआत आपसे कर रहे हैं। अभी सवालों के जवाब खोजे ही जा रहे हैं और 2-3 दिन से लगातार हम ये बात कर रहे थे संगठन होता तो शायद स्थिति कुछ और होती, लेकिन दीपक बाबरिया को लेकर आज उदय भान ने जो बयान दिया उसे कैसे देखा जाए? देखिए पंकज, कहां तो कांग्रेस की सरकार बनाने की तैयारी थी, संभावना थी,
जो लोग कांग्रेस विचारधारा के उनको लग रहा था कि सरकार आ गई, लेकिन ये हो गया ठीक उसके उलट। यहां पार्टी को चलाना ही मुश्किल हो गया, सरकार बनाने की तो दूर की बात है। जहां तक प्रदेश देश के बयान की बात है, कल भी बयान दिया गया और आज भी इस तरह टोटल न्यूज से बातचीत में चंडीगढ़ में इन्होंने कहा है कि हम हाई कोर्ट जा रहे हैं। उन्होंने प्रदेश के प्रभारी पर ठीकरा फोड़ा है, उनको कटघरे में खड़ा किया है कि इन्हीं की वजह से हमने अपना काम करके सूचियां जो मांगी गई थी, जो गुट बने हुए थे, भले ही गुट ये ऊपर से ना माने, जो गुट बने हुए थे शैलजा सुरजेवाला और तब तो किरण चौधरी भी थे और एक गुट भूपेंद्र हुड्डा, तो इन्होंने अपने अपने नाम दिए थे। लेकिन 2 मरतबा ऐसा हुआ, मेरे को जानकारी है, जब मीडिया में सुर्खियां बनी, भूपेंद्र हुड्डा चाहते थे उनके जो समर्थक हैं, जिस तरीके से विधायक उनके पीछे चलते हैं, जब पहली सरकार थी या अब वाले जो चुन कर आए हैं, तो भूपेंद्र हुड्डा चाहते थे उनका पार्टी पर पकड़ मजबूत रहे, समर्थकों को ज्यादा से ज्यादा जगह मिले ताकि वो हैवी वेट नजर आए। तो लेकिन ऐसा हुआ नहीं, दूसरा पक्ष भी एतराज कर रहा था। इसी चक्कर में कई बार कमेटियां बनने की नौबत आई, लगा था कमेटियां 10 सितंबर को बनेगी, अगस्त में बनेगी, नए साल में बनेगी, दिसंबर में बनेगी। हमने भी बहुत देखा, मीडिया में खबरें आती रही, लेकिन आखिर कमेटियां नहीं बनी और कमेटी ना बनने का एक इतना बड़ा नुकसान कांग्रेस को झेलना पड़े। देखिए, अगर बीजेपी ने चुनाव जीता है और बहुमत हासिल किया है और हारी हुई बाजी को पलट दिया है, तो उसकी वजह संगठन है। संगठन में क्या होता है, जैसे सेना लड़ाई लड़ती है, क्रिकेट मैच में होता है, मोर्चाबंदी होती है कि आपको ये मोर्चा संभालना है, आपको ये संभालना है, आपका काम ये है, आपको गोलकीपिंग करनी है, तो मतलब एक जिम्मेदारियां होती है। यहां तो जिम्मेदारी नहीं थी, क्योंकि पहले भी लोग कुछ कह रहे थे, लोकसभा चुनाव से पहले वो ये कह रहे थे लोग कांग्रेस के बातचीत में, भाई जिम्मेदारी दो ना, जिम्मेदारी होगी तभी तो जवाबदेही होगी कि आपको रिजल्ट देना है। यहां तो जिम्मेदारी नहीं मिली तो जवाबदारी या जिम्मेदारी किसकी थी? तो लोकसभा चुनाव से पहले ऐसे हालात हुए, लेकिन कुछ कांग्रेस नेताओं से बात हुई मेरी, उनका ये कहना है कि अगर कमेटियां बनती है तो पार्टी में और ज्यादा हालत खराब हो जाएगी। वजह क्या है, पार्टियां में संगठन बनते ही जो नेता है वो देखेंगे हमारा नहीं तो दूसरे गुट का है, और ज्यादा छीछा लेदर होगी, और ज्यादा नुकसान होने का डर था। तब तक ये कहा जा रहा था कि अगर कमेटियां नहीं है तो कम से कम पार्टी के लिए लड़ेंगे, सब लोग पार्टी के लिए लड़ेंगे, क्योंकि अगर दूसरे गुट के नेता को जिम्मेदारी किसी जिले में मिली है तो उसके साथ दूसरे गुट वाला जो विरोधी गुट है वो नहीं लगेगा। तो कई नेता अपने मुंह से कहते थे ना बने कमेटियां अच्छा है, क्योंकि इससे इलेक्शन के टाइम पे कमेटियां बनी तो खींचतान और बढ़ेगी, तो वो नहीं चाहते थे। लेकिन टिकट की लड़ाई सभी लड़ रहे थे। लोकसभा चुनाव से पहले की बात है या विधानसभा से, मैं अक्सर मैं कहता था इस डिबेट के कार्यक्रम में कि लगता है कि जो नेता है जिलों के फील्ड में, ये कांग्रेस नेता पार्टी की लड़ाई नहीं लड़ रहे, अपनी टिकट की लड़ाई लड़ रहे हैं। अपने नेता की हाजिरी लगाने दिल्ली जाते थे, उनको बताते थे कि दूसरा गुट क्या कर रहा है। इस तरह से पार्टी चलती आ रही थी, और जिस तरह से पार्टी चली उसका अंजाम अब सबके सामने है और हाहाकार मचा हुआ है पार्टी में। अब में जिम्मेदारी मिली तो जवाबदेही तय होगी, इस बात का जिक्र होता रहा है और अभी देवेंद्र ने भी इस बात का जिक्र किया। लेकिन अब और कमेटियां नहीं बनी, वो जिम्मेदारियां नहीं सौंपी गई, जिला अध्यक्ष नहीं थे, बूथ स्तर पर आप मजबूत नहीं थे, मान लिया जाए, लेकिन प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर उदयभान थे, उदयभान को जिम्मेदारी दी गई थी, जो जवाबदेही उनकी बनती है। और अब तक के सिनेरियो में हम देखते हैं, हार से लेकर आज तक, आज उदयभान का जो बयान आया वो सीधे हाईकमान को निशाने पर लेते दिखाई दिए। उदयभान ने सीधे बाबरिया साहब पर निशाना साधा, लेकिन उदयभान की भूमिका को लेकर कोई सवाल हो सकता है क्या? वो प्रदेश अध्यक्ष हैं। देखिए, यकीनन उदयभान की भूमिका को लेकर सवाल हो सकता है, लेकिन वो प्रदेशाध्यक्ष तो हैं। लेकिन एक गुट के यानी भूपेंद्र सिंह हुड्डा गुट के वो प्रदेशाध्यक्ष है, हरियाणा कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष वो नहीं बन पाए। आपने कोई ऐसी तस्वीर देखी है जिसमें उदयभान और कुमारी शैलजा एक साथ नजर आए हों? ऐसी कोई तस्वीर किसी ने नहीं देखी होगी। आपने कोई ऐसी तस्वीर देखी जिसमें उदयभान और रणदीप सिंह सुरजेवाला एक साथ नजर आए हों? ऐसी कोई तस्वीर कभी किसी ने नहीं देखी। दरअसल भूपेंद्र सिंह हुड्डा के इर्द गिर्द यानी उनकी परछाई के रूप में, चाहे उनके हेलीकॉप्टर में चुनाव प्रचार के दौरान उदयभान को देखा गया हो या उनके आवास पर ही उदयभान नजर आए, उसके अलावा उदयभान कभी भी कांग्रेस पार्टी के सार्वजनिक कार्यक्रमों में नजर नहीं आए। तो साफ तौर से अगर यहां दीपक बाबरिया का भी जिक्र किया जाए तो कुमारी शैलजा कांग्रेस संदेश यात्रा लेकर लोकसभा चुनाव से पहले हरियाणा प्रदेश के अलग अलग इलाकों में पहुंची और दीपक बाबरिया की तरफ से बयान यह दिया गया कि ये कांग्रेस पार्टी की आधिकारिक यात्रा नहीं है, इसमें कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता शामिल नहीं हो। कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव अगर हरियाणा प्रदेश में कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने के लिए अगर अपनी कोई यात्रा निकाल रही है तो क्या वो कांग्रेस पार्टी के संविधान के लिहाज से वो यात्रा गैर कानूनी हो जाती है, गैर कांग्रेसी
कांग्रेसी हो जाती है। यहां पर दीपक बाबरिया ये भूल रहे थे कि वो राष्ट्रीय महासचिव है, और राष्ट्रीय महासचिव अगर किसी प्रदेश में जा रही है तो वो कोई एंटी पार्टी कोई सेंटिमेंट बिल्ड करने नहीं जा रही, कांग्रेस पार्टी के लिए वोटों का बंदोबस्त करने जा रही थी। तो यकीनन इस तरह की परिस्थितियां कांग्रेस पार्टी में बनी हुई थी। हालांकि बूथ कमेटियों का जिक्र यहां पर हो रहा है, और कौन इस बात से इनकार कर सकता है कि संगठन में शक्ति होती है, कौन इस बात से इनकार कर सकता है कि अगर गांव-गांव में बूथ बूथ पर आपके पास कार्यकर्ता हो तो पार्टी को मजबूती मिलेगी। इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता। प्रदेशाध्यक्ष भी चाहिए, जिलाध्यक्ष भी चाहिए, बूथ को संभालने वाले लोग भी चाहिए, पोलिंग एजेंट भी चाहिए, काउंटिंग एजेंट भी चाहिए, कोई इनकार नहीं कर सकता। लेकिन यहां भूपेंद्र सिंह हुड्डा को फ्री हैंड दिया गया था। 72 टिकटें भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बांटने का काम किया। अब हार की जिम्मेदारी लेने से भूपेंद्र सिंह हुड्डा आखिर बचते क्यों हैं? अगर सही था तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नाम पर था, और अगर गलत है तो किसके नाम पर डालेंगे? और उदय भान अब यहां दीपक बाबरिया के खाते में सबको डालने की कोशिश कर रहे हैं। प्रदेश के अध्यक्ष वो थे, ये बात कभी पहले नहीं बताई गई कि लिस्टें कहां पर अटकी हुई हैं, और लिस्टें तो पहले कुमारी शैलजा के वक्त पर भी भेजी गई थी, और बार बार लिस्टें भेजी गई थी। कहां अटक जाती थी किसी को नहीं पता। यहां यह भी कहा गया था कि सोनिया गांधी तक लिस्टें पहुंचा दी गई, लेकिन अगर सोनिया गांधी तक लिस्ट पहुंचा दी गई तो क्या दीपक बाबरिया लिस्ट रोके हुए थे? तो यकीनन मुझे लगता है कि केंद्रीय नेतृत्व भी बेहद कमजोरी की स्थिति में है। दोनों तरफ से जो प्रेशर आ रहा था उसे झेल पाने की स्थिति में नहीं था। गलती हर किसी से हुई है। सबसे बड़ी जिम्मेदारी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को लेनी चाहिए। फ्री हैंड उन्हें दिया गया था, और आए दिन मैं इसी बात का जिक्र करता हूं कि अगर यहां ताबूत में आखिरी कील अगर गाड़ने का काम किसी ने किया तो एक गलत फैसले ने किया, जो कि नानौद विधानसभा सीट पर जस्सी पेटवाड़ को टिकट दिया गया। इसके अलावा उकलाना आरक्षित सीट पर नरेश सेलवाल को टिकट जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा की तरफ से दिया गया। इन दोनों सीटों को लेकर कुमारी शैलजा की नाराजगी इस कदर बढ़ गई कि वो नाराज होकर अपने घर चली गई, और उसके बाद यहां जो सेंटिमेंट पूरे हरियाणा प्रदेश में बिल्ड हुआ वो एंटी जो है यहां भूपेंद्र सिंह हुड्डा बिल्ड होता हुआ नजर आया। उसके बाद एससी और जो बीसी वोटर था वो कांग्रेस पार्टी से इतर अलग होता हुआ नजर आया। इसका मतलब ये नहीं है कि कुमारी शैलजा की स्वीकार्यता इस हद से ज्यादा थी और इतनी बड़ी वो मास लीडर है कि पूरे के पूरे हरियाणा प्रदेश में समीकरण को बदल दिया। दरअसल यहां जातिगत समीकरणों को समझने की जरूरत थी और जातिगत भावना को समझने की जरूरत थी। एससी वोटर को यह लगने लगा कि यहां पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं और इस सरकार में उनकी कोई भागीदारी नहीं हो सकती। इसके अलावा ओबीसी वोटर्स को भी लगने लगा कि उनका कोई चेहरा तो मंच पर नजर आता नहीं, उनके किसी नेता का जिक्र तो यहां पर होता नहीं। कुमारी शैलजा को गैर जाट लीडर के रूप में समझा जा सकता था, लेकिन उनकी अब कोई हैसियत यहां पर नई सरकार में बनती हुई नजर नहीं आ रही। तो ऐसे में यहां एससी वोटर भी उतर गया कांग्रेस पार्टी के जहाज से, बीसी वोटर भी उतर गया और जाट वोटर्स का भी यहां पर जिक्र किया जाए तो बड़ी तादाद में जाट वोटर्स ने भी भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया। और यहां पर आपको चक दे इंडिया याद होगी और उसमें ये जो है जिक्र किया जाता है कि एक एक खिलाड़ी को किस तरीके से घेरना और किस तरीके से उसके कब्जे से बॉल निकालनी है। भारतीय जनता पार्टी ने यही किया। 90 सीटों पर एक एक उम्मीदवार को घेर कर रखा, चाहे वो अपने उम्मीदवार को आर्थिक पोषण दे रही थी भारतीय जनता पार्टी, उसके साथ साथ वो निर्दलीय उम्मीदवारों को भी पोषण दे रही थी, जिसका फायदा यहां पर वोटों के बंटवारे के रूप में मिला। कांग्रेस पार्टी के वोट बैंक में बहुत बड़ा बंटवारा अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में हुआ, जहां पर कांग्रेस पार्टी के बागी चुनावी मैदान में थे, पूरी तरह पोषित किए गए और उस पोषण का फायदा यह हुआ कि नायब सिंह सैनी तीसरी बार मुख्यमंत्री बन गए। सोनू जी आपके पास आए इसी सवाल को लेकर, जब आज जो बात कुमारी शैलजा ने कभी कही थी दीपक बाबरिया की कार्यशैली को लेकर, और आज जब हार मिली तो उदयभान के मुंह से भी वही निकल रहा है। जब हाईकमान सब कुछ जानता था, जब बाबरिया साहब सब कुछ जानते थे, महेश ने जिक्र किया कि तस्वीरें किसकी हुआ करती थी, किसके साथ हुआ करती थी, वो तस्वीरें हाईकमान को भी दिखाई दे रही होंगी, मल्लिकार्जुन खड़गे देख रहे होंगे, सोनिया गांधी, राहुल गांधी देख रही थी, यानी कि वो अनजान नहीं थे, उन्होंने होने दिया। तो ऐसे में तो जिम्मेदारी आपकी सबसे बड़ी बनती है, यानी कि हाईकमान की। देखिए, अब चाहे दीपक बाबरिया पे दोषारोपण किया जाए, चाहे उदय भान जी, देखिए कोई अपनी नैतिक जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। हालांकि दीपक बाबरिया ने कहा कि उन्हें पद मुक्त किया जाए क्योंकि वो अस्वस्थ चल रहे हैं, लेकिन उदय भान जी ने तो अपनी जिम्मेदारी ली नहीं है। अब उदय भान जी नैतिकता का तकाजा है कि वो स्वयं भी चुनाव हारे हैं और पार्टी को अपनी जिता पाए, तो वो स्वयं भी आगे बढ़कर आते। कम से कम देखो, दूसरों पर दोषारोपण करना तो आसान है। अब उनको ये आ रहा कि संगठन नहीं बना, संगठन की सूचियां दी गई थी। भाई अगर संगठन नहीं बना, देखिए फिर भी जो 37 सीटें कांग्रेस की आई हैं वो कम उपलब्धि नहीं है। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के वोटों में अंतर जो है 1,18,000 का अंतर है, और इस अंतर को पाटा जा सकता था, कम किया जा सकता था अगर कांग्रेस की हर विधानसभा अनुसार जो है रचना होती, रणनीति होती और टिकटों का वितरण सही होता।
जो मजबूत चेहरे हैं उनको टिकट दिया जाता। तो कांग्रेस में मजबूत चेहरों को टिकट नहीं दिया गया, वो गुट के हिसाब से देखा गया, भाई शैलजा के गुट को प्रतिनिधित्व देना है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सिफारिश है, तो ये देखा गया। मतलब जो प्रदेश के नेता थे उनको खुश करने का प्रयास किया गया। कहने के बाद तो ये कहा जा सकता था भी सर्वे के आधार पर टिकट दिए जा रहे हैं, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। यहाँ जो है नेताओं के चेहरों को देखा गया, उनके चेहरों को पढ़कर टिकट दिया गया। तो अगर देखिए कांग्रेस की रणनीति होती, देखिए करनाल संसदीय क्षेत्र में कांग्रेस जो है 9 की 9 में से 1 सीट भी नहीं जीत पाई, और इसी तरह फरीदाबाद की जो है 7 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत गई। अहिरवाल में कांग्रेस का प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा। बस जहां कांग्रेस का प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा उसके कारणों की तह तक जाना चाहिए। भाई करनाल में कांग्रेस 1 सीट भी नहीं जीत पाई, इसका क्या कारण रहा? भाई कांग्रेस को अपनी जो लोकसभा चुनाव के अंदर कांग्रेस का, हालांकि देखिए वहां वोट जो नए चेहरा आया था तो उसके अंदर भी जो है कांग्रेस का कोई विशेष प्रदर्शन नहीं था। मान लिया उस समय तो उम्मीदवार कमजोर था, युवा कांग्रेस का अध्यक्ष था, लेकिन अब जो है विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का 1 सीट भी नहीं जीतना करनाल संसदीय क्षेत्र में, ये गंभीर चिंता का विषय है। इस तरह फरीदाबाद के अंदर है। तो बल कांग्रेस को अपने संगठन के आधार पर इस बात का विश्लेषण करना चाहिए। संगठन नहीं बना, ये सारा कारण हार का कारण नहीं है। हार के कारणों में से एक है कि संगठन का ना होना, लेकिन कारण तो और भी है। उसमें आपके टिकटों का वितरण भी एक बड़ा कारण है, आपकी कोई रणनीति नहीं थी, ये भी बड़ा कारण है। आपके पास विभिन्न जातियों के जो नेता हैं उनको आपने प्रमुखता नहीं दी। ये कहते तो है विभिन्न जातियों के लोगों को हम डिप्टी चीफ मिनिस्टर बना देंगे, लेकिन उन चेहरों को तो आपने ताकत नहीं देगी। चेहरा कौन थे? भूपेंद्र हुड्डा चेहरा थे, या कुमारी शैलजा चेहरा थे, या रणदीप सुरजेवाला? दूसरे वर्गों को तो आपने दिखाई दिया नहीं, चाहे ओबीसी चेहरे के रूप में किसी को मान्यता दी नहीं। तो इस तरह अगर ये 3 नेताओं के इर्द गिर्द ही कांग्रेस की राजनीति घूमती रही, अगर दूसरे जातियों के नेताओं को भी बराबर जो उचित महत्व दिया जाता, उनका मान सम्मान किया जाता, तो परिणाम कुछ दूसरा होता। लेकिन कांग्रेस का इस बात के लिए भी संतोष का कारण है। देखिए 2009 के अंदर भी कांग्रेस को बहुमत नहीं मिला था, 2014 में, 19 में, 24 में लगातार कांग्रेस पिछड़ती जा रही है। 4 विधानसभा चुनाव से लगातार कांग्रेस पिछड़ती जा रही है। 2005 में जरूर 67 सीटें आई थी, जो कांग्रेस का अब तक का सबसे श्रेष्ठ प्रदर्शन था, लेकिन उस समय भजनलाल जी भी थे। तो ये कई कारण थे, विभिन्न जातियों के नेता थे। उसके बाद कांग्रेस में विभिन्न जातियों के जो नेता थे, जो जुड़ाव था उनका कम होता चला गया, और कांग्रेस को अपने तह तक जाना चाहिए। हार के कारण एक संगठन का ना होना, ये सभी कारणों में से नहीं है, ये मात्र एक कारण है। अगर संगठन बन भी जाता तो भी गुटबाजी तो रहनी थी, क्योंकि जो संगठन के पदाधिकारी बनते एक ग्रुप के विशेष के बनते, जिसने टिकटों का वितरण हुआ है उसने संगठन के पदाधिकारी बनते, उनका भी विरोध होना था। तो कुल मिला के देखा जाए कि कांग्रेस के कई कारण थे, वो कारण जुड़ते चले गए। अगर कांग्रेस ने मजबूत चेहरों को टिकट दी होती है हर विधानसभा क्षेत्र में, जो मजबूत थे, ये ना देखा जाता है वो किस गुट से संबंध रखते हैं, तो आज परिणाम कुछ दूसरा होता। तो कांग्रेस को आत्मविश्लेषण करने की जरूरत है। जी देवेंद्र, 2024 के कई विधानसभा चुनाव का अगर आप आकलन करेंगे तो उसमें ये चेहरों की लड़ाई साफ तौर पर दिखाई देगी, गुटबाजी कांग्रेस की साफ तौर पर दिखाई देगी। कमोबेश ये हरियाणा नहीं, जो अभी अंतिम विधानसभा चुनाव इस साल का देखा जाए कि हरियाणा में कांग्रेस ने हारा है अब तक का, उससे पहले आप मध्य प्रदेश जाइए, वहां पर आप सत्ता में वापस नहीं आ पाए क्योंकि वहां पर गुटबाजी थी, वहां पर एक कमलनाथ के चेहरे को लेकर लड़ाई चल रही थी। राजस्थान में आप सत्ता में थे, वहां पर सचिन पायलट वर्सेस गहलोत था, ये मसला था, और वहां पर भी आपने एक पर्टिकुलर चेहरे को आपने जगह दी। आप जब इन चेहरों को जगह देते हैं और उसके हिसाब से सियासत करते हैं, आप देखकर भी बहुत सारी चीजों को अनदेखा करते हैं, तो कैसे बेहतर परिणाम की उम्मीद कर सकते हैं? देखिए पंकज, ये जो 5 राज्यों में चुनाव हुए थे, जिसमें छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में कांग्रेस की संभावना जताई जा रही थी। हालांकि राजस्थान में कांग्रेस की सरकार थी, सरकार जब एंटी इनकम्बेंसी बदल सकती है, दूसरी आस्ती है, संभावना ज्यादा रहती है। लेकिन मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस मानकर सरकार बनेगी, लेकिन छत्तीसगढ़ में तो पक्का ही था, कांग्रेस वाले ये सोच रहे, उन्होंने तो पटाखों का इंतजाम कर लिया था कि छत्तीसगढ़ में तो सरकार बन रही है। तेलंगाना के बाद जब और कर्नाटक के बाद उनको लगा था कि कांग्रेस धीरे धीरे लोकप्रिय हो रही है, लेकिन हो गया वैसा ही जैसा अब हरियाणा में हुआ है। मेरे को लगता है, आपको बताता हूं, जब अभी लोकसभा चुनाव हो चुके थे और विधानसभा के होने थे, कुमारी शैलजा ने जिस तरीके से प्रभारी को लेकर कहा था, प्रभारी की मीटिंगों में नहीं जाना, ना सुरजेवाला गए, उनका ये कहना था कि हम व्यस्त हैं। मतलब कुमारी शैलजा दीपक बाबरिया को प्रभारी मानने को तैयार नहीं थी, और शैलजा से जुड़े जो नेता हैं, वो शैलजा को जो नेता मानते हैं कांग्रेस, वो ये कहते हैं कि प्रभारी तो भूपेंद्र हुड्डा के दबाव में है, प्रभारी भूपेंद्र हुड्डा की कोठी पर आवाज पड़ जाते हैं। मतलब ये तीनों एक है, मिले हुए जी। प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश प्रभारी और भूपेंद्र हुड्डा मिले हुए हैं। ये शैलजा गुट के लोग कहते थे। शैलजा तो मानती नहीं थी कि प्रदेश प्रभारी हैं, वो कहती थी ये तो इनको तो हाईजैक किया हुआ भूपेंद्र हुड्डा ने, इस तरह की बातें आई थी।
मेरे को लगता है 8 से 10 कारण कुछ ऐसे रहे, बिल्कुल विधानसभा चुनाव के थोड़ा पहले और विधानसभा चुनाव के दौरान 8 से 10 कारण ऐसे हैं कि सारे घटनाक्रम ने पूरी तस्वीर ही बदल दी। जिस तरीके से लोकसभा चुनाव जीतकर 5 सीटें आई थी कांग्रेस में, एक तो इन्होंने होमवर्क तैयारी नहीं की थी, जिस तरीके से बीजेपी ने अपनी गलतियां सुधारी। 5 सीटें, वो भी मोदी जी का चुनाव, जिसको जीतने के लिए छोटे से बड़ा कार्यकर्ता, बड़ा नेता तक लगा हुआ था। मोदी जी की लोकसभा की 5 सीटें हरियाणा में हारने के बाद बीजेपी ने अंदर खाते अपने इस संगठन की मीटिंगें, रणनीति, उसकी जो फैसले लिए गए उसकी इंप्लीमेंटेशन पूरी कर, लेकिन कांग्रेस ये मानकर बैठी कि 5 सीटें आ गई तो अब एंटी इनकम्बेंसी, किसान आंदोलन, युवाओं का गुस्सा, तमाम तरह की चीजें थी। कांग्रेस ने तैयारी नहीं की, होमवर्क नहीं किया, मीटिंगें नहीं की, सीधा और 20-20 दिन टिकटों के लिए भूपेंद्र हुड्डा के दिल्ली के चक्कर काटते रहे। हरियाणा के नेता सुबह 6-7 बजे नहा धोकर जाते, रात को 12-2 बजे 1 बजे आते, तो 20 दिन उन्होंने वो गंवा दिए। उससे पहले बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों को घोषित कर दिया। दूसरा, जनसंघ, ये आरएसएस का और बीजेपी का आखिरी 3-4 दिनों में गजब का, मेरी जिन लोगों से बात होती है उनका ये कहना है कि यूपी से गुजरात तक की महिलाएं बीजेपी की, जो आरएसएस से जुड़े लोग थे, हरियाणा में फैल गए, घरों में गए, उनको समझाया कि हिंदुओं की, उनको ये बताया कि प्रॉपर्टी, आईडी, नाली, गली, ये मुद्दे नहीं आपको हिंदुओं के संरक्षण के लिए मोदी जी को जिताना जरूरी होगा। और दूसरा एक प्रचार, मेरे को पंकज अब बता रहा हूं, मेरे को याद है महिपाल ढांडा जब लोकसभा चुनाव हो रहे थे विधानसभा से पहले, वो अक्सर अपने भाषणों में कहते थे कि राहुल गांधी विदेशी ताकतों के प्रभाव में है, ये उनसे मिले हुए हैं, ये देश गुलाम हो जाएगा, इस तरह के मुद्दे उछाले गए थे। मेरे को अब याद आता है जब बीजेपी नेता भाषण देते थे राहुल गांधी पे, कहते थे ये विदेशी शक्तियां जो हिंदुस्तान को कमजोर करना चाहती है, राहुल गांधी उनसे मिले हुए, उनके इशारों पर चले। लेकिन सवाल यह है कि आगे कांग्रेस कैसे बढ़े, इन सवालों के जवाब ही खोजते रहे या फिर कुछ आगे कुछ ऐसी रणनीति बने कि संगठन भी बन जाए, जो सवालात हैं उन सवालों को पाटने के लिए कुछ ऐसा जवाब दिया जाए, हाईकमान के द्वारा भी कोई ऐसा संदेश दिया जाए कि ताकि ये बयानबाजी भी ना हो, ये गुटबाजी भी सामने ना आए। अमिश, आपके पास हम आ रहे हैं। यहाँ पर उदयभान ने साफ तौर पर कहा कि देखिए पर्ची भेज दी गई थी, लिस्ट भेज दी गई थी और वो बाबुरिया साहब दबा गए, उन्होंने आगे उसे बढ़ाया नहीं। ये हाईकमान, बाबुरिया जी और प्रदेश कांग्रेस के तमाम बड़े नेता, चाहे उदयभान हो, चाहे भूपेंद्र सिंह हुड्डा हो या कुमारी शैलजा हो, इन लोगों को इस बात का कतई अंदाजा नहीं था कि अगर ये चीज हो रही है तो उस वक्त क्यों नहीं बात की गई, क्यों नहीं कहा गया बाबुरिया साहब इस लिस्ट को आगे बढ़ाइए, चुनाव नजदीक है, संगठन मजबूत होगा तो चुनाव मजबूती से जीतेंगे। देखिए, जिस तरीके से वीरेंद्र जी जानकारी दे रहे थे, ये सिर्फ एक फैक्टर है, ये सिर्फ एक उसका पहलू है तस्वीर का, और मल्टीपल फैक्टर्स यहाँ पर हैं, बहुत सारे अन्य कारक भी हैं। और जिस तरीके से मैंने एक सबसे बड़े कारक का जिक्र किया कि क्यों ओबीसी और क्यों एससी वोटर कांग्रेस पार्टी के जहाज से उतर गए, क्यों एससी और बीसी वोटर्स का जो झुकाव है सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी की तरफ हुआ, ये सिर्फ एक फैक्टर है कि आप संगठन नहीं बना पाए। और संगठन क्या सिर्फ उदयभान नहीं बना पाए, उससे पहले तो कुमारी शैलजा भी नहीं बना पाई, उससे पहले अशोक तंवर भी नहीं बना पाए, यानी एक पूरा 1.5 दशक का जो दौर है वो बीत चुका है कांग्रेस पार्टी में। अकेले उदयभान उसके लिए जिम्मेदार थोड़ी है कि यहां संगठन नहीं बनने की जिम्मेदारी जो है उदयभान पर डाल दी जाए या दीपक बाबरिया पर डाल दी जाए। उससे पहले भी 1.5 दशक का वक्त बीत चुका है, कांग्रेस पार्टी अपने जिलाध्यक्ष नहीं बना पाई, अपनी स्थानीय इकाई नहीं बना पाई, अपनी जो सपोर्टिंग जो इनके संस्थान हैं, जो इनकी फेस बॉडीज हैं वो नहीं बना पाई। तो तमाम कांग्रेस पार्टी के दूसरे संगठन भी नहीं बन पाए। अकेले दीपक बाबरिया या उदयभान उसके लिए जिम्मेदार नहीं है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने ऐन वक्त पर जो फैसले लिए वो यहां पर सबसे बड़े हार के कारण बने हैं। कांग्रेस पार्टी का अच्छा माहौल था, लेकिन जिस तरीके से ध्रुवीकरण यहां पर जाट और गैर जाट का बनता हुआ नजर आया, और जाट चेहरे के रूप में भूपेंद्र सिंह हुड्डा नजर आया और गैर जाट चेहरे के रूप में एक शराफत का चेहरा यहां पर नायब सिंह सैनी का सामने रख दिया गया था भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। अब एससी वोटर्स को, ओबीसी वोटर्स को उसमें ज्यादा झुकाव, ज्यादा आकर्षण नजर आया, और यही वजह रही कि भारतीय जनता पार्टी तमाम खामियों की वजह से पसंद कर ली गई, स्वीकार्य कर ली गई। और ये संगठन का नहीं बनना सिर्फ एकमात्र फैक्टर है, इसके अलावा बहुत सारे ऐसे फैक्टर हैं। और त्वरित कारकों को अगर समझने की कोशिश की जाए तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के जो निर्णय थे वो यहां पर उलट पड़ते हुए नजर आए, जिसका खामियाजा कांग्रेस पार्टी को उठाना पड़ा। अगर फ्री हैंड भूपेंद्र सिंह हुड्डा खेल रहे थे, अगर 90 में से 72 टिकट भूपेंद्र सिंह हुड्डा अपने लोगों को दे रहे थे, अगर वो लोग हार गए तो रणनीति भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा बना रहे थे, टिकट भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा दे रहे थे, तो हार की जिम्मेदारी भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, उदयभान और दीपक बाबरिया तीनों को लेनी होगी। जी वीरेंद्र जी, ये बात
अच्छी है, क्योंकि जिस तरीके से हम उदयभान को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं या बाबरिया साहब को खड़ा कर रहे हैं, कुमारी शैलजा जब प्रदेश अध्यक्ष थी उस समय भी कोई प्रभारी रहा होगा, हाईकमान वही है। और जब तंवर साहब प्रदेश अध्यक्ष थे उस समय भी कोई प्रभारी रहा होगा, हाईकमान वही है। यानी कि सब नजरों में था। और बार बार हम प्रदेश अध्यक्ष को इसके लिए दोषी नहीं ठहरा सकते ना कि देखिए संगठन नहीं बना, आज नहीं बना, इससे पहले भी नहीं बना, उससे पहले भी नहीं बना। यानी कि हाईकमान चाहता ही नहीं कि कोई संगठन बने, और संगठन न बनने देने की वजह क्या है ये भी हाईकमान जाने। अगर आप जानते हैं तो बता दीजिए प्लीज। देखिए, संगठन क्यों नहीं बना, सब नेताओं के अपने स्वार्थ थे। मतलब चाहे कुमारी शैलजा अपने समर्थकों को चाहती थी, अशोक तंवर अपने समर्थकों को चाहते थे, भूपेंद्र सिंह हुड्डा अपने समर्थकों को, तो इसलिए कई बार सूचना दी गई, सूचना जो है फिर अदर्थ में लटकी रही, क्योंकि उन पर सहमति नहीं बन पाई, हाईकमान जोखिम नहीं ले पाया। हाईकमान को हालांकि अपने अधिकारों का प्रयोग करना चाहिए था। अब जब देखें विधानसभा चुनाव में हार हुई है तो पार्टी की लुटिया डुबाने में सभी का योगदान है, चाहे कुमारी शैलजा, उनका भी कम योगदान नहीं है। उनके अपने निर्वाचन क्षेत्र में देखिए, संसदीय जब सिरसा का बात थी, सिरसा लोकसभा में, तो सभी 9 की 9 सीटें विधानसभा की जीती थी कांग्रेस। लेकिन अब क्या हुआ, अब तो उनके कुमारी शैलजा के बूथ पर ही जो है कांग्रेस पिछड़ गई। तो मतलब सभी का योगदान है। अगर कांग्रेस की लुटिया डूबी है तो उसमें हम किसी एक को नहीं दोषी ठहरा सकते। अब मान लीजिए जो विधायक दल के नेता की बात है तो उसमें भी विलंब किया जा रहा है। अब जितेंद्र बघेल बने हैं, एक मत होना जरूरी है, और वो शायद उनकी रुचि तो दिल्ली नहीं हो पा रहा है, और हाईकमान उसमें भी फैसला लेने में हिचक रहा होगा। जिस तरीके से संगठन को लेकर कोई फैसला हाईकमान नहीं ले पाया, रिस्क लेने की एबिलिटी नहीं दिखा पाया, वैसे ही शायद यहां भी दिख रहा। बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो विधानसभा चुनाव हारने के बाद कांग्रेस में अब हुड्डा कैंप एक बार फिर से, चाहे प्रदेश प्रभारी पर हमला हो रहा हो या फिर हाईकमान को लेकर सवाल हो रहे हो, ये सिर्फ इसलिए क्योंकि कांग्रेस की हार हुई, और हार को कांग्रेस अभी पचा नहीं पा रही है। हार के कारण खोजे जा रहे हैं, उन सब के बीच उन तमाम सवालों के जवाब भी जो हार के कारण बने हैं। छोटा सा ब्रेक, जल्द वापस आ रहे हैं।